हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिक्स में देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। इसमें हमारा कंसेप्ट का क्लास चलता है और आज का हमारा तीसरा क्लास है। और बाबू, यह जो कंसेप्ट क्लास चल रहा है ठीक शाम 7 बजे इसी के बेस पे पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, जिससे आप लोग पूरा बढ़िया से कॉन्फिडेंस आपका मतलब बिल्ड हो सकता है और कंसेप्ट का तो धजिया उड़ सकता है। ठीक है ना। तो आप लोग चाहते हैं कि नहीं कंसेप्ट भी करे प्रैक्टिस भी करे, तो यह क्लास कंसेप्ट का है, देख लीजिए। और ठीक शाम 7 बजे आपका प्रैक्टिस होगा, तो आप उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो क्लास 2 में, ठीक है ना, हमने आपको बताया था समतल दर्पण के बारे में। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 2 मिनट समतल दर्पण के बारे में बता के बस हम लोग आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण क्या है? मतलब एगो ऐसा दर्पण जिसका तल क्या हो, एकदम समतल हो, बराबर हो, तो वैसे तल को क्या कहते हैं? समतल दर्पण। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ से डाउट है कि सर कोर्स पूरा होगा ना, और बहुत सारे स्टूडेंट को क्या दिक्कत है ना कि पहले ही से सोए थे, अब उनको नींद उनका खुल गया है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, पूरा बढ़िया से खत्म होगा। हाँ, लेकिन पूरा का पूरा क्लास आप देखिए, पूरा का पूरा नोट्स बनाइए, तभी आपका क्लियर होगा। तो समतल दर्पण हो गया परिभाषा क्लियर कि ऐसा तल जिसका तल बराबर हो तो समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण में क्या होता है ना बाबू, कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो कि हम आपको यहाँ पे लिख के बढ़िया से समझाए थे। ठीक है ना, फिर भी आपको बोल के हम समझा दे रहे हैं कि समतल दर्पण में हमेशा ऑलवेज वास्तविक प्रतिबिंब का वास्तविक वस्तु का काल्पनिक बनता है और काल्पनिक का क्या बनता है? वास्तविक। याद हुआ ना, वास्तविक वस्तु का काल्पनिक और काल्पनिक वस्तु का वास्तविक। क्लियर? 2 नंबर, समतल दर्पण में दर्पण से जो हमारा वस्तु का दूरी होता है तो वही हमारा दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी बराबर होता है। ठीक है ना। मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ठीक है ना, ये बोर्ड से हम इतना दूर है ना, तो हमारा देखिए बोर्ड से जो मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए कि 1 मीटर है, तो जो हमारा इमेज बनेगा वह बोर्ड से हमारा 1 मीटर दूर बनेगा। मतलब प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होता है? बराबर होता है। तीसरा का चीज कि मेरा जितना हाइट है, ठीक है ना, मेरा जो हाइट है आप लोग देख रहे हैं, तो मेरा जो इमेज बनेगा समतल दर्पण में, यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में, उसका भी हाइट बराबर होगा। अब आप लोग कहेगा सर आप ही का बराबर होगा, मेरा नहीं होगा, आपका भी होगा। ठीक है ना, जो वस्तु रखिएगा उसका भी हाइट बराबर होगा। ये मेरे लिए ना लागू नहीं होता, यह सब चीज के लिए लागू होता है। आपका भी जो इमेज बनेगा उसका हाइट आपके हाइट के बराबर होगा समतल दर्पण में। क्लियर? फिर उसके बाद क्या आता है कि कुछ स्पेशल रूल लिखवाए थे, जानते हैं क्या? कि समतल दर्पण में नहीं, सभी के लिए, कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, हमेशा ऑलवेज दर्पण में चाहे लेंस में। ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्लियर? पूरा समतल दर्पण के बारे में क्लियर। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रकाशिक शक्ति है। कल इसका एगो दूगो क्वेश्चन भी कराए थे प्रैक्टिस में, लेकिन आज इसको बढ़िया से बताएंगे। तो क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे कि प्रकाशिक शक्ति को परिभाषित करें। जल्दी फास्ट आप लोग यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे। प्रकाशिक शक्ति को परिभाषित करें। सावन आया बादल छाए। चलिए, प्रकाशिक शक्ति को परिभाषित करें, क्या होता है? ठीक है ना, बाद में समझेंगे। सबसे पहला कि
आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जितना हम सोमवार से लेकर शनिवार तक पढ़ाएंगे, संडे के दिन याद रखिएगा कि क्विक रिवीजन होगा। मात्र शॉर्ट 1 से 2 घंटा के अंदर में पूरा लपेट देंगे, ठीक है ना। क्योंकि सारी दुनिया क्या कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं गलत हूं कि सही हूं, बस फर्क मुझे इस बात का पड़ता है कि मेरी माँ मुझे कहती है कि तू सही कर रहा है। प्रकाशिक शक्ति को परिभाषित करें। प्रकाशिक शक्ति क्या होता है, बस 2 लाइन का परिभाषा लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ परिभाषा लिखने के लिए तैयार हो जाइएगा। लिखिएगा, किसी दर्पण की प्रकाशिक शक्ति, किसी दर्पण की प्रकाशिक शक्ति, किसी दर्पण की प्रकाशिक शक्ति उस दर्पण के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के ऋणात्मक के बराबर होता है। बस आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं ना, बस वेट कीजिए, 25 दिन होते होते आप लोग ऑप्टिक्स के क्वेश्चन को ढूंढिएगा कि कहीं मिल जाए। इसका जरा हम लोग बढ़िया से खातिरदारी करें, इसका स्वागत करें। बस जो टाइम दिए हैं, टाइम अंतराल जो हमारा 25 दिन का है, बस उसके बीच में हम लोगों को बस इतना मेहनत करना है कि ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आते ही अपने आप कलम चले, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को हाथ में सुस्तीपन हो गया है, उसमें हमको स्पीड लाना है, ठीक है ना। इस तरह स्पीड लाएंगे कि आप लोग को देखते हाथ चलने लगेगा, समझ गए ना। सोचिएगा बस चलने लगेगी, हाँ कैसे बनेगा। ये हो गया। तो यहाँ आप लोग इससे लिख दीजिएगा कि इसे P से सूचित करते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। क्योंकि बाबू अब की बार समझिए कि डंका अब की बार गद्दर मचेगा, गद्दर याद रखिएगा। अब की बार गद्दर मचाएंगे, बस आप लोग साथ रहिएगा। यहां देखिए बाबू लोग, सूत्र हम लिखते हैं, ठीक है ना। P बराबर क्या लिखे हैं, किसी दर्पण की प्रकाशिक शक्ति, मतलब EP उस दर्पण के फोकस दूरी के व्युत्क्रम। अच्छा, मान लीजिए कि 1/F हो गया ना। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है ना। मतलब फोकस शक्ति ऊपर है तो फोकस नीचे होगा, ठीक है ना। तो हमारा पावर इधर है तो फोकस बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि बराबर होता ना तो यहाँ समानुपाती लिखा था, तो समानुपाती नहीं है, व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है ना कि पक्का वो 100% बाटा के नीचे आएगा। तो P इक्वल टू 1/F है। व्युत्क्रम के ऋणात्मक के बराबर होता है, मतलब निगेटिव साइन होगा, ठीक है ना, यानी माइनस लगेगा। ऋणात्मक के बराबर होता है, इसे P से सूचित करते हैं। रुकिए, यहाँ ये वाला मत लिखिए, इसे लिख दीजिए ना कि इसे प्रकाशिक शक्ति कहते हैं, तब ये बतिया लिख लीजिएगा, इसे प्रकाशिक शक्ति कहते हैं। इसे प्रकाशिक शक्ति कहते हैं। और जो बतिया अभी मिटकाए हैं वो इसके बाद लिख लीजिएगा कि इसे P से सूचित करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए हमारा फॉर्मूला आ गया का P इक्वल टू -1 में हमारा क्या आ गया, F आ गया। इसका हम लोग लिख सकते हैं बाबू जीवनी उनी, इसका SI मात्रक लिख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में SI मात्रक आ जाता है। देखिए हमारा 1 का मात्रक नहीं होता है,
काहे नहीं होता है? वन हमारा संख्या है, संख्या का ना तो मात्रक होता है और ना बीमा होता है। वन हमारा संख्या है, मात्रक है, सॉरी वन संख्या, इसका मात्रक नहीं होगा, माइनस का तो कोई मतलब है नहीं। एफ हमारा क्या है? फोकस। अब फोकस क्या है? फोकस दूरी होता है ना, तो दूरी हमारा क्या है? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/में फोकस दूरी, एक मतलब क्या? फोकस दूरी। तो फोकस क्या इधर से दूरी निकलता है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है बाबू? तो मीटर। तो यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। तो एक नंबर में याद रखिएगा कि शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका मीटर इनवर्स होता है, ठीक है ना। और 2 नंबर में आप लोग लिखिएगा डायोप्टर, ठीक है ना। क्या लिखिएगा? डायोप्टर, मतलब इसको कैपिटल डी से लिखते हैं। प्रकाशिक शक्ति अब आप नहीं भूल सकते हैं, ठीक है ना, भूलना नहीं है, याद रखिएगा। प्रकाशिक शक्ति को इतना बढ़िया से समझाए हैं, तो प्लीज आप इसको नोट कीजिए। अब चलते हैं दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद बाबू, इसके बाद अब बारिश होगा प्रो विटामिन टैबलेट, ठीक है ना। प्रो विटामिन टैबलेट, यानी अभी तक हम आप लोगों को फिजिक्स में विटामिन का टैबलेट दे रहे थे, बाबू ये गोली रखो, ठीक है ना। जब फिजिक्स में लगेगा कि नहीं कमजोरी महसूस हो रहा है, फिजिक्स कमजोर हो रहा है, तो मेरा जो विटामिन का गोली है इसमें बहुत पावर है, तो आप इसको यूज मतलब कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस विटामिन का गोली ज्यादा वीकनेस को बरियार नहीं कर सकता है, तो इसके लिए हमको चाहिए प्रो विटामिन टैबलेट, ठीक है ना। मतलब कितना भी वीक हो जाए ये गोली खाइए, काम तमाम। तो आप लोग यहां लिखेंगे बाबू प्रो विटामिन टैबलेट, प्रो विटामिन टैबलेट, प्रो विटामिन टैबलेट। आखिर इस प्रो विटामिन टैबलेट में हम क्या बताने वाले हैं, आप लोग भी खुश हो जाइएगा, ठीक है ना। क्या जाइएगा? खुश हो जाइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन बाबू लिख लेते हैं। दो दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हैं, तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। हो गया। इसको देखिए, कहने का मतलब मेरा यह है ना कि दो गो दर्पण है, ठीक है ना, एक दूसरे के बीच में दो गो एंगल के मतलब झुका हुआ है। जैसे में देखिए, मान लीजिए कि दर्पण है, कहिएगा सर कॉलम है, मान कैसे ले? मानने को तो कुछ मान सकते हैं, इसमें का कोई दिक्कत है नहीं। मानने को तो हम अपने आप को प्रधानमंत्री मान सकते हैं, तो क्या हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं। तो मानने में कहा जाता है, इसको मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है? दर्पण है। तो इन दोनों को कुछ एंगल पर ऐसे ला के खड़ा कर देते हैं, ऐसे ऐसे हो गया खड़ा ना। इनके बीच में क्या है?
कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो अब बात यहाँ से आता है बाबू लोग ना, यहाँ से कि यदि सिंपल दर्पण एगो खाली रहता है, कैगो रहता है, एगो, तो यहाँ वस्तु रखेंगे ना तो यहाँ इसके पीछे इमेज बनेगा। कहेगा जी सर पीछे इमेज बनेगा, लेकिन हम एगो रहेंगे तो हमारा एक ही बनेगा, बनेगा ना। लेकिन हम जैसे ही ये दो गो दर्पण लगाएंगे, लग गया, चाहे कुछ एंगल पर ऐसे हो गया, यदि हम यहाँ वस्तु को रखते हैं तो इमेज कैगो बनेगा। तो कौन कहेगा सर दू गो दर्पण लगाए ना तो दुइये गो न बनेगा, काहे भूलवा रहे हैं बौरा कहीं का। दू गो दर्पण लगाए हैं आ ये दोनों कुछ ना कुछ एंगल पे है, तो मतलब दू गो दर्पण होगा तो दुइये गो इमेज बनेगा। ये कौन कॉन्सेप्ट कहता है। तो दर्पण दू गो है और कुछ एंगल पे है, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है और वह कॉन्सेप्ट हमारा प्रो विटामिन टैबलेट में आएगा, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ एंगल है, तो यहाँ वस्तु रखेंगे ना तो इमेज दू गो से ज्यादा बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, दू गो से ज्यादा बनेगा। कहिएगा सर सही में, हाँ सही में। देखिए कैसे, यहाँ फिगर बना देते हैं। देखिए क्या करेंगे कि हम यहाँ इसको रजतित कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, रजतित कर देते हैं। ये पूरा क्या है, मिरर हमारा रजतित हो गया है इधर से, ठीक है ना। हमारा क्या है बाबू कि यह हमारा मान लेते हैं कि थीटा एंगल है, ठीक है ना। मान लीजिए कि दो गो दर्पण है, एगो ई और एगो ई, तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब ध्यान से समझिए, इसमें कुछ सममित रेखा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, सममित रेखा। पहले ये बता देते हैं सममित रेखा क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा इसका ज्यादा दिक्कत कर देता है। पहले इसी को क्लियर कर देते हैं, सममित रेखा क्या होता है। मान लीजिए कि एगो ई दर्पण है, एगो ई दर्पण है, एक दूसरे से थीटा एंगल पे। कहेगा जी सर क्लियर है, थोड़ा आगे बढ़िए। थीटा मान लेते हैं कि ये दर्पण और ई दर्पण के बीच में एंगल है 40 डिग्री, ठीक है ना। ये थीटा का मान लीजिए हम हटा देते हैं, हटाने के बाद हम यहाँ कर देते हैं 40 डिग्री। तो कहेगा सर सममित रेखा बताइए ना, सममित रेखा क्या होता है। एंगल का मान तो कुछ रख सकते हैं, तो वही समझा रहे हैं। दोनों दर्पण के बीच में एंगल कितना है, 40 डिग्री। तो यदि आप एकदम बीचों बीच वस्तु को रखते हैं, ठीक है ना, बीचों बीच वस्तु को रखते हैं, मान लीजिए एकदम ई ऐसे गया, ठीक है ना, ऐसे गया, ई आपका ई वाला 20 हो गया, ठीक है ना, 20 डिग्री, इहो आपका हो गया 20 डिग्री। तो आप इस लाइन पे, ठीक है ना, आप इस लाइन पे यहां वस्तु को रखेंगे तो वह वस्तु कहा जाएगा कि आप सममित रेखा पे रखे हैं। यानी कहने का क्या मतलब है कि आप दोनों दर्पण के बीच में जो एंगल होगा, यदि आप उसके अधिया पे, ठीक है ना, अधिया पे जो लाइन खींचा जाएगा, यदि आप उस पे रखते हैं तो वह वस्तु आपका सममित रेखा पे रखा है। समझ गए ना। मान लीजिए कि 40 डिग्री अभी लिखे हैं, इस 40 डिग्री पे आधा आधा हम बांट दिए हैं। क्या किए हैं, आधा आधा बांट दिए हैं, मतलब ई वाला 20 हो गया, ई वाला 20 हो गया। तो इस लाइन पे हम कहीं भी वस्तु रखेंगे तो आपका वस्तु कहा जाएगा कि आप सममित रेखा पे रखे हैं, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिएगा कि दोनों दर्पणों के बीच के एंगल के आधे पर, ठीक है ना, खींची गई रेखा के जिस बिंदु पर वस्तु रखा जाता है वही आपका सममित रेखा होता है। ज्यादा हो गया, सही ना, ज्यादा हो गया। ऐसे लिखिएगा कि दोनों दर्पणों के बीच के एंगल से खींची गई रेखा को सममित रेखा कहते हैं। क्लियर। दोनों दर्पणों के बीच में जितना एंगल होता है तो उस एंगल के आधे से, ठीक है ना, खींची गई रेखा सममित रेखा कहलाती है। इतना समझ गए होंगे। अब देखिए यहां से आप लोगों को सूत्र याद करना है। का सूत्र कि एम बराबर 360 डिग्री और बाटा में होता है थीटा। सबके लिए
ठीक है ना। जब दो गो दर्पण ऐसा रहेगा, बीच में कहीं भी रखा है, अभी कहीं भी रखा है, या तो समित पर रखे, चाहे यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ कहीं भी रखे, सबसे पहले क्या करना है कि 360 डिग्री में जितना बीच का इसका एंगल होगा उसे डिवाइड कर लेना है, तो एम का मान निकल जाएगा। अब इसमें बाबू आता है केस, ठीक है ना, क्या आता है केस, केस 1। तो कहेंगे सर केस कैसे आएगा, देखिए केस हमारा 3 गो आएगा, इसमें कै गो आएगा, 3 गो। घबराइए नहीं, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। जब तक मेरे हाथ में खली है, ठीक है ना, ये बोर्ड है, पेन है, मार्कर है, याद रखिएगा कि जीत हमारा होगा, 100% हमारा होगा। देखिए हमारा एंगल का मान ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइड करेंगे तो सम संख्या आएगा। कहेगा जी सर, मान लीजिए कि एंगल का मान 20 डिग्री रखते हैं, तो 20 डिग्री 2 से कटेगा तो हमारा कितना 18 डिग्री हो जाएगा, मतलब 18 आएगा। मतलब थीटा का मान आप रखेंगे कुछ ऐसा तो डिवाइड करने पर सम संख्या आएगा। अब हम कहेंगे कि थीटा का मान कुछ ऐसा आप रखिएगा तो विषमो संख्या आएगा। कहेगा जी सर, इसमें तो नो डाउट है, थीटा का मान रखने पर डिवाइड करेंगे तो सम संख्या भी आ सकता है, विषम संख्या भी आ सकता है। तो कहिएगा सर दशमलव में नहीं आ सकता है, जरूरी है कि समय विषम आएगा। कहेंगे नहीं बाबू, ये जरूरी नहीं है। यदि हम डिवाइड करेंगे तो 3 केस आएगा, या तो हमारा सम संख्या आ जाएगा, या तो विषम संख्या आ जाएगा, और नहीं तो दशमलव में हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों के लिए हम लोग समझेंगे। केस 1 में यदि m सम संख्या हो, सम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या मतलब n बराबर क्या होगा, m माइनस का 1, ठीक है ना। यहां लिख लीजिएगा वस्तु कहीं पर हो, वस्तु कहीं पर हो, नो मैटर, इसमें कुछ वो नहीं चलता है, या तो सममित रेखा पे रखे हैं कि यहाँ रखे हैं कि यहाँ रखे हैं, नो मैटर, कुछ वो मैटर नहीं करता है। बस क्या करना है कि आपको थीटा के मान से डिवाइड करना है। यदि सम संख्या आ गया, अब इतना तेज होता है लोग ना, इतना इतना पढ़ने में तेज होता है कौनो कौनो कि समझिए कि हमको भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान हमको शक्ति दो। इतना तेज होता है कि उन लोगों को मालूम नहीं है कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या वो होता है बाबू, ठीक है ना, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 होता है, वो हमारा सम संख्या कहलाता है। तो देखिए प्रतिबिंब की संख्या क्या हो, यदि हमारा सम संख्या आता है तो आपको क्या करना है ना कि जब आपसे प्रतिबिंब की संख्या पूछा जाएगा, प्रतिबिंब की संख्या पूछा जाएगा तो आपको एक कम करके आंसर देना है। मान लीजिए कि आप यहां से डिवाइड किए और 4 आ गया, तो आपका इमेज का संख्या 4 नहीं हुआ, एगो घटा के बताना है। कै गो हुआ, 3 गो। मान लीजिए कि 8 आता है तो 8 नहीं बताना है, एगो कम करके बताना है, क्या 7। चलिए तो आप इसको लिख लीजिए प्लीज। अब चलते हैं दूसरा विषम संख्या पर, ठीक है ना। ये पूरा हम मिटका देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि केस अब की बार खत्म करेंगे।
चलिए अब लोग हम यहां से देखेंगे बाबू केस 2, ठीक है ना। यदि m हमारा क्या आ जाएगा, विषम संख्या, विषम संख्या। यदि हमारा m क्या आ जाएगा, विषम संख्या, तो इसमें बाबू हमारा होता है कुछ केस। एक नंबर में n बराबर, ठीक है ना, n क्या है, प्रतिबिंब की संख्या, आप लोग लिख लीजिएगा, n क्या है, प्रतिबिंब की संख्या, n बराबर m, ठीक है ना, होता है जब वह, रुकिए इसको पहले उजला से लिख देते हैं, आपको दिखाई देगा, n बराबर m जब वस्तु सममित रेखा पर नहीं हो, ठीक है ना। कहने का मतलब है जो आप लोगों का थीटा मान लीजिए कि बोलेगा ना कि वस्तु कहाँ पर रखा है, ठीक है ना, तो वहां पे आपको देखना है कि आपका वस्तु सममित रेखा पे नहीं होना चाहिए, समझ गए ना, सममित रेखा पर नहीं होना चाहिए, तब आपका n बराबर m हो जाएगा। 2 नंबर में कहेगा सर मान लीजिए कि सममित रेखा पे होगा, तब क्या होगा, तो आपका n बराबर m-1 होगा, ठीक है ना, जब सममित रेखा पर होगा, जब सममित रेखा पर हो। ये हो गया, पूरा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, मत समझिए ना कि क्या है, अभी 2-4 क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद पूरा भंडारा, समझिए ना, भंडारा में 1-2 थोड़े आइटम बनता है, भंडारा में ढेर आइटम बनता है। तो उसी प्रकार शाम 7 बजे आप लोगों का बुलावा रहता है कि आप लोग भंडारा में कृपा करके आ जाइए, वरना छूट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए केस 2 हो गया, आप लोगों को ध्यान देना है केस 3। केस 3, यदि m बराबर दशमलव भिन्न हो, दशमलव भिन्न, क्या हो, दशमलव भिन्न, मतलब m का मान दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा ना, समझिए, पहले समझा देते हैं। मान लीजिए कि आप लोग भागा दिए और 4.8 आ गया, ठीक है ना, कहा गया 4.8 आ गया, मेन कब आया है, 4 गो, तो आपका 4 गो हो जाएगा। दशमलव में कितना बार नहीं गिनना है, कई बार में पूरा पूरा कट रहा है उसी को गिनना है। नहीं समझ में आया, फिर समझिए कि आप थीटा से, देखिए 360 डिग्री, अब बाटा में थीटा होता है ना, तो थीटा से डिवाइड कीजिए, जय बार पूरा पूरा भाग लगेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि इसमें भागा किए आप लोग 5.9 आ गया, पूरा पूरा कई बार गया है, 5 बार, तो ये तो दशमलव में आया नहीं, वो नहीं गिनना है, पूरा पूरा कई बार बढ़िया से शुद्ध से कटा है उसी को गिन लेना है। 5 बार कटा है तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारा 12.3 आता है, तो हमको 12 आंसर देना है, न कि 0.3, 12 आंसर ऐसे देना है। तो हमारा हो जाएगा n बराबर GIF में हमारा m, ठीक है ना, ये हम लिख देते हैं, क्या है आपका महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन का वही काम होता है, ठीक है ना, कि उससे छोटी वाली संख्या लिखा जाए,
समझ गए ना। तो यह मत समझिए क्या लिखे हैं, बस इतना समझिए कि दशमलव में यदि जाता है तो नहीं ले जाना है। बस आपको देखना है कि कई बार पूरा पूरा कट रहा है, बस उतना। कोई दशमलव में जा रहा है छोड़ देना है, नहीं उसको लिखना है। जो पूरा पूरा कटेगा उसी को लिख देना है। तो पूरा आपका केस खत्म बाबू, ठीक है ना। अब दे देते हैं आप लोगों को क्वेश्चन, आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। यहाँ एगो वस्तु को रखते हैं, दो गो दर्पण है, दो गो दर्पण के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। आपसे यही बोला जाएगा कि दो दर्पणों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो उन दोनों दर्पणों के बीच में एगो वस्तु रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। तो हमारा क्या है बाबू 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो हमारा पहले एम निकालेंगे। एम क्या होता है 360, आबाटा में क्या होता है थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा 360, आबाटा में हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, 0 से 0 अच्छे से क्या कटेगा 36। तो हमारा एम का मान क्या आ गया 6 आ गया। तो हमारा 6 क्या है सम संख्या। और सम संख्या में कहा जाता है कि वस्तु कहीं पर रखा हो, बीच में रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, हमको किसी चीज से मतलब नहीं है। हम लिखेंगे n बराबर m माइनस 1 यानी 6 माइनस 1, हमारा 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहिएगा सर विषम आएगा, तो मान लीजिए हम कैसे पता करेंगे कि वस्तु सममित रेखा पर रखा हुआ है। देखिए सममित रेखा पर रखा गया होगा तो बोलेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम यहाँ हटा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हटा के हम कर देते हैं इसको क्योंकि कितना करें, कितना रखें कि विषम संख्या आ जाए। बारह से करेंगे, हाँ 120 डिग्री, हाँ लेकिन 120 डिग्री थोड़े है ये। अच्छा छोड़िए, हमको एंगल ध्यान में नहीं आ रहा है, कितना रखें कि विषम आए, कितना करें कि विषम हमारा आना चाहिए। मान लीजिए कि 90 रखते हैं तो 90 को 36 तब वो समय आएगा। 30 45 60 रखें, 20 डिग्री रखेंगे तब वो 18 आएगा, ठीक है ना। समझिएगा जो बोल रहे हैं। यदि मान लीजिए ना कि रहता है सममित रेखा पे, तो बोलेगा कि दो दर्पणों के बीच में इतना कोण है तथा वस्तु सममित रेखा पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। जब वस्तु सममित रेखा पर होगा ना तो खुद बोलेगा, ठीक है ना। यदि नहीं बोलता है तो समझिए कि नहीं है, क्लियर। वस्तु सममित रेखा पर होगा तो खुद बोलेगा, और नहीं बोलेगा ना तो आपको बात में फंसाएगा। क्या होगा बात में फंसाएगा। जैसे कि इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, ठीक है ना। अब बोलेगा कि दो गो दर्पण के बीच में 60 डिग्री है और वस्तु को दोनों दर्पणों के बीच में रखा जाता है,
कहाँ? बीच में। तो बीच मतलब क्या होता है? 60, 60 का दिया 30, मतलब कि 30 पे रखा हुआ है। तो या तो ऐसे बोलेगा कि सममित रेखा पर रखे हैं, और ना तो बोलेगा कि दोनों दर्पणों के बीचों बीच रखे हैं। तो मतलब क्या है? मतलब क्या निकलता है कि वस्तु हमारा सममित रेखा पर है। पूरा क्लियर ना? समझिए कि बाबू पूरा अंदर से जान निकाल रहे हैं फिजिक्स का, ठीक है ना? मेरा तो निकल ही रहा है, इसका भी जान निकाल रहे हैं। पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हुए बाबू लोग, हमारा क्लास लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। चलिए, यहां से प्रो विटामिन टैबलेट हो गया। अब चलते हैं विटामिन टैबलेट देख लेते हैं। विटामिन टैबलेट। अब ये क्या है? मान लीजिए कि हमारा पूरा प्रतिबिंब, हमारा जितना शरीर है, पैर से लेके कपार तक, हम चाहते हैं, हमारा इच्छा है, ठीक है ना? आप लोगों का भी इच्छा हो रहा होगा कि सर मान लीजिए कि हमारा पूरा शरीर का इमेज ऐनक में देखना है। समझ के क्या कहना चाहते हैं? हमारा पूरा जितना शरीर है, हम इसका पूरा इमेज ऐनक में देखना चाहते हैं। तो ऐनक कितना लंबा कम से कम लें? मान लीजिए कि कोनो बहुत बड़ा शौकीन है, शादी ब्याह में जाना चाहता है, सोचता है कि हम एगो ऐसा ऐनक ले मार्केट से कि हमारा पूरा जूता से लेके कपार तक इमेज दिखे उसमें। कम से कम कितना साइज का ले? बात आ रहा होगा ना? देखिए, यदि आपको अपना पूरा इमेज एगो समतल दर्पण में दिखना है, कहाँ दिखना है? समतल दर्पण में सामने दिखना है। तो आपका जितना हाइट है, ठीक है ना, उस हाइट का कम से कम आधा लंबाई दर्पण का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम 170 सेंटीमीटर हैं, ठीक है ना? 170 सेंटीमीटर, तो जो समतल दर्पण होगा उसका जो लंबाई होगा, मेरे लंबाई का क्या होगा? आधा होगा। समझ गए ना? कितना? आधा होगा। मान लीजिए कि मेरा जो हाइट है 100 सेंटीमीटर है, तो दर्पण का लंबाई कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। मेरा 160 सेंटीमीटर मतलब हाइट है, तो दर्पण का लंबाई कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, कम से कम हमारा 160 है, तो उसका लंबाई कितना होगा? 80 सेंटीमीटर। समझ गए ना क्या कहना चाहते हैं? कम से कम उतना होना चाहिए। यदि आप लोग उससे ज्यादा लेते हैं तो दिखाने को दिखाएगा, लेकिन आप अपने लंबाई के आधवा से भी कम लेते हैं तो कौन ना कौन मूड़ी गायब कर देगा, है ना, तो गोड़ गायब कर देगा। तो यहाँ 1 नंबर में लिख लीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं कि एक मनुष्य, चाहे एक आदमी लिख देते हैं, एक आदमी की लंबाई h है और इसका पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई
न्यूनतम लंबाई आदमी की लंबाई की आधी होनी चाहिए। आदमी की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समझ गए ना? मतलब कि हमारा बाबू n बराबर, ठीक है ना, n नहीं m लिख देते हैं, रुकिए, l बराबर h बटा में 2 यहाँ लिख देते हैं कि l जो हमारा है वह दर्पण की लंबाई है। दर्पण की लंबाई ये जो है आपका दर्पण की लंबाई आदमी की लंबाई की कम से कम, यहाँ लिख लीजिएगा कम से कम, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कम से कम होना चाहिए, कम से कम आधी होनी चाहिए। कम से कम आधी होनी चाहिए। बढ़िया से लिखेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। ये हो गया। आपका h जो है बाबू यह आदमी की आपका लंबाई है। आदमी की लंबाई हो गया। जल्दी इसको छापिए। ये हो गया। अब इसके बाद बाबू लोग अब दो चीज बचा हुआ है, ठीक है ना, इन दोनों को हम आपको समझा देते हैं। चलिए, अब यहाँ 1 नंबर में हो गया और 2 नंबर में आप लोग लिखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से हम 2 चीज लिखेंगे और दोनों को आपको बहुत बढ़िया से पहले लिख लेना है, उसके बाद समझाएंगे। यदि आपतित किरण को समान रखते हुए दर्पण, देखिए कुछ चीज ऐसा भी होता है कि लिखने के बाद समझाने में मजा आता है। समझ गए ना? आप लोग सब्र थोड़ा कीजिए। जो पढ़ाते हैं, जो लिखवा रहे हैं, आप लोग इसका एक बार रिवीजन मार लीजिए। समझ गए? रिवीजन आप लोग मार लेंगे तो आप लोग का कुछ ना कुछ अंदर सेट हो जाएगा और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, बढ़िया से सेट हो जाएगा। यदि आपतित किरण को समान रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से उसी दिशा में घूम जाती है, उसी दिशा में घूम जाती है। आप लोग इसको लिखिए, क्या है सब समझ में आएगा। और लिखिए
यदि आपतित किरण को समान रखते हुए, ठीक है ना, दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से और उसी के दिशा में घूम जाती है। मान लीजिए कि आप दर्पण को 7 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो परावर्तित जो किरण होगा इसका दोगुना होगा, ठीक है ना। 7 डिग्री घुमा रहा है तो इसका मतलब 14 डिग्री घूमेगा। अब कौन दिशा में घूमेगा? जिस दिशा में दर्पण घूमेगा उसी दिशा में हमारा परावर्तित किरण घूमेगा, ठीक है ना, उसी दिशा में। मान लीजिए 7 डिग्री हम समतल दर्पण को, ठीक है, हम घुमाते हैं क्लॉकवाइज, तो परावर्तित किरण कितना घूमेगा? 14 डिग्री। लेकिन ये भी कहाँ घूमेगा? क्लॉकवाइज में, क्योंकि समतल दर्पण जिस दिशा में घूमेगा परावर्तित किरण भी हमारा उसी दिशा में और उसको दोगुना एंगल से घूमेगा। इसका फिगर बना लीजिए, ठीक है ना, इसका फिगर बना लीजिए। मान लीजिए कि बाबू लोग, रुकिए पहले एगो और है, ठीक है ना, उसको लिखवा देते हैं, लेकिन फिर ये वाला आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देख लीजिए फिगर। मान लीजिए कि ये हमारा दर्पण है, देख लीजिए, ना तो कहिएगा सर समझा रहे हैं, यहाँ फिगर बाद में लिखवाएगा, समझ में नहीं आएगा, यहीं पर लिखवा दीजिए। देखिए हमारा हो गया दर्पण। दर्पण होने के बाद देखिए पूरा यह उजला से बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यह आ रहा है रे इस पर इधर से, ठीक है ना, और जा कहाँ रहा है? इधर। अब देखिए दर्पण हम ऐसे खड़ा किए हैं तो हमारा रे इधर से हम इस पर लंबवत मार रहे हैं, ठीक है ना, लंबवत। तो परावर्तित किरण जो कहाँ होगा? फिर वापस इसी मार्ग पे चला जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाए हैं कि समतल दर्पण या कोई भी दर्पण हो, यदि आप उस पर लंबवत लाइट मारेंगे तो वह आपको उसी मार्ग पर वापस रिटर्न मिल जाएगा। तो हम इस पर रे मारे तो वापस इसी मार्ग पर आ गया। लेकिन हम इसको थोड़ा सा जो यह है ना ई वाला, इसको हम ऐसे कर देते हैं, समझ गए ना। मतलब ये जो इधर से रे आ रहा है ना, यह रे ऐसे ही रहेगा, और जो दर्पण ई वाला है ना, तो दर्पण को हम लोग ऐसे कर देंगे, टेढ़ कर देंगे। मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश आता है ना, तो ऐसे करेंगे तो यहाँ जाएगा, थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो यहाँ चला जाएगा। तो वही बात है, ठीक है ना। आपका रे अभी भी यहाँ जा रहा है, लेकिन दर्पण अब ऐसे नहीं रहेगा, दर्पण को हम लोग ऐसे घुमा देंगे। रे अभी उसी दिशा में है, लेकिन दर्पण अब नहीं है, ऐसे हो जाएगा। तो आपका बाबू लोग ऐसे हम कर दिए, ठीक है ना। देखिए दर्पण ये वाला जो है आपका पहले वाला है, ठीक है ना। कहाँ वाला है? पहले वाला। रुकिए, जो उजला वाला है उसको उजला से लिखते हैं, आपको परेशानी नहीं होना पड़ेगा। यह हमारा क्या है? पहले वाला है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? बाद वाला। इसको हम थोड़ा ऐसे ऐसे कर देते हैं, हो गया। तो अब देखिए हमारा जो इस दर्पण और इस दर्पण, ठीक है ना, इस दर्पण और इस दर्पण के बीच में हमारा जो एंगल है वह कितना है? थीटा है ना। हमारा इस दर्पण और इस दर्पण के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तो अब देखिए बाबू लोग हम क्या करते हैं, जरा देखिए समझिए कि हम इस दर्पण पे अब लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब। तो यहां से हम मान लीजिए कि लंब डालते हैं, ई वाला लंब हम डाल दिए हैं। तो लंब डालने के बाद अब देखिए क्या होगा बाबू। अब रे जो अब इस पे टकराएगा ना, दर्पण तो घूम गया है, अब इस रे के तो दर्पण लंबवत है नहीं, लेकिन अब यह इस पे टकराएगा तो कहाँ जाएगा? उधर जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहां से आया, आपका इधर चला गया ना। तो मान लीजिए बाबू लोग ये तो आपका थीटा हुआ, ठीक है ना, ये वाला क्या हो गया? थीटा हो गया। और जानबे करते हैं कि परावर्तन नियम के अनुसार, ठीक है ना, इहो कितना होता है? थीटा होता है। तो जरा देखिएगा बाबू कि हमारा दर्पण घूमा कितना से? थीटा से। और कहाँ घूमा? इधर घूमा, इधर इस साइड है। तो हमारा अब जो परावर्तित किरण है पहले कहाँ था? यहाँ,
अब कहाँ चला गया, यहाँ। तो इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा और थीटा, 2 थीटा। लेकिन परावर्तित किरण था कहाँ, यहाँ पर, घूम के कहाँ चला गया, यहाँ पर। मतलब दर्पण भी घूमा इधर और परावर्तित किरण भी कहाँ घूमा, इधर। इतना समझिए कि दर्पण हमारा यहाँ से कहाँ घूमा, इधर, और परावर्तित किरण पहले हमारा कहाँ था, यहाँ। तो अब कहाँ आ गया, यहाँ। देख रहे हैं ना। तो मतलब ये भी आपका ऐसे था, इधर घूमा, ये भी आपका ऐसे था तो इधर घूमा। तो घूमा कहाँ, एक के दिशा में। तो आप लोग इस फिगर को बना लेंगे। इसके बाद लास्ट है, ठीक है ना, यहां से लास्ट है 2 नंबर। यदि दर्पण को समान रखते हुए, यदि दर्पण को समान रखते हुए आपतित किरण को थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण थीटा कोण से और उसके विपरीत दिशा में घूम जाती है, और उसके विपरीत दिशा में घूम जाती है। समझ गए ना। मतलब कि अब दर्पण सेम रहेगा, रे को चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो दर्पण जितना एंगल, दर्पण सेम रहेगा। अब आपतित किरण को जितना कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण भी उतना कोण से घूमेगा, लेकिन उल्टा घूमेगा। मान लीजिए कि आपतित किरण हम 40 डिग्री एंगल से क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो हमारा परावर्तित किरण जो होगा वह भी 40 डिग्री एंगल से घूमेगा, लेकिन इसके दिशा के उल्टा घूमेगा। ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा। तो आप लोगों को दर्पण का सारा कहानी बता दिए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ अब स्पेशल चालू होगा, ठीक है ना। अब स्पेशल चालू होने का मतलब है ना कि अब थोड़ा सा अब इंटरेस्टिंग आएगा, क्योंकि अब ऊपर का जो चीज होता है, जो बेसिक चीज होता है, वह खत्म कर दिए हैं। अब जो होगा वह हम लोग अब थोड़ा सा अभी अंदर और ज़्यादा जा रहे हैं। तो आप लोग यदि वीडियो नहीं देखे होंगे तो पूरा बढ़िया से देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।